नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास में हम एनसीईआरटी के ही कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि आरोह भाग 2 से मैंने लिए हैं और ये पीजीटी हिंदी वाले बच्चों के लिए हैं। अगर आप केवीएस के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे आप एचपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, दोनों के लिए ही ये क्वेश्चन आंसर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, ये आपको अपना मूल्यांकन करने में हेल्प करेंगे कि आपने अपना सिलेबस कितने अच्छे तरीके से पढ़ा है और कितना पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि आप कितनी भी तैयारी कर लो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन नहीं लगा के देखोगे, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ लिया है। ठीक है, तो जो सबसे पहला प्रश्न है वो रघुवीर सहाय जी से हैं, जो कि सिलेबस में है। तो प्रश्न है कि रघुवीर सहाय जी मुख्य रूप से पेशे से क्या थे। तो आपको याद रखना है कि ये मुख्य रूप से जो इनका पेशा था वो एक पत्रकार थे। क्या थे? एक पत्रकार थे, कथाकार भी थे, कवि भी थे, लेकिन जो इनका पेशा था वो एक पत्रकार के रूप में था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता कौन से काव्य संग्रह में संकलित है। तो ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से ली गई हैं। कौन से काव्य संग्रह से? लोग भूल गए हैं कि कोई कैमरे में बंद, कैमरे की जगह पर कमरा ले सकते हैं। तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि लोग भूल गए हैं कि कमरे में बंद अपाहिज बैठा है। ठीक है, तो इससे आपको ये याद हो जाएगा कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से ली गई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय जी की पत्रिका दिनमान का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो ध्यान रखना है, पहला तो ये याद रखना है कि दिनमान पत्रिका से जुड़े थे रघुवीर सहाय जी। ठीक है, पहला तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, जो इसका प्रकाशन होता था दिल्ली से हुआ था। ठीक है, कब? 1965 में। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये कैसी पत्रिका थी, ये कैसी पत्रिका थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका थी, 1965 में प्रकाशन हुआ, दिल्ली से हुआ, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इनकी एक पत्रिका और से जुड़े हुए थे, ये कल्पना से भी जुड़े हुए थे, ये भी ध्यान रखना है। और कल्पना का जो प्रकाशन होता था वो हैदराबाद से होता था। ठीक है, और करने वाले कौन थे इसके, जो प्रकाशन, इसके संवाददाता हम कह सकते हैं कौन थे, तो वो थे, नाम याद रखना है, आर्येंद्र। ठीक है, आर्येंद्र शर्मा थे। ठीक है, तो ये नाम याद रखना है। कल्पना पत्रिका से रघुवीर सहाय जी जुड़े हुए थे, हैदराबाद से प्रकाशन हुआ 1949 में, ये भी याद रखना है वर्ष भी। और आर्येंद्र शर्मा थे, ये भी याद रखना है इनका नाम, जिन्होंने संपादन किया था। ठीक है, आगे अगला जो प्रश्न है, नीचे दी गई गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाओं में से कौन सा एक उपन्यास है। तो आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन सी कहानी है, कौन सा उपन्यास है, कौन सा नाटक है, कौन सा काव्य संग्रह है। तो काठ का सपना और सतह से उठता आदमी दोनों कहानियां हैं। ठीक है, ये इनकी विधा क्या है? कहानी है। जो भूरी भूरी खाक धूल है काव्य संग्रह है, आपको पता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें विपात्र की, तो ये एक उपन्यास है। ठीक है, विपात्र इनका एक उपन्यास है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगला प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने अच्छे से याद रखना है। प्रश्न क्या है, कवि शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों में उनकी कविता अद्भुत संकेतों भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कान में चुपचाप राज की बातें कहती। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये उनकी कविता की, जिनके बारे में बात हो रही है, उनकी कविता की विशेषताएं भी है। राज की बातें कहती चलती हैं, ये विशेषताएं किस कवि की कविता की हैं, ध्यान रखना है। और शमशेर बहादुर सिंह ने ये शब्द सारे कहे हैं। तो ये किसकी बात हो रही है? ये हो रही है गजानन माधव मुक्तिबोध की। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपने ध्यान रखना है कि गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में ये पंक्तियाँ कही थी कवि शमशेर बहादुर सिंह ने। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, सहर्ष स्वीकारा कविता में कवि किस अपराध के लिए दंड मांगता है।
तो आपने ध्यान रखना है कि किसके लिए दंड मांगता है, प्रभु को भूल जाने के लिए। ठीक है, ऐसी पंक्तियां कविता में आई हैं, प्रभु को भूल जाने के लिए दंड मांगता है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को पहचान करने के लिए पूरी कविता, पूरी रचना आपके लिए पढ़नी जरूरी है। मैंने स्टार्ट भी की थी ये सीरीज़, लेकिन जब बच्चों का रिस्पांस नहीं मिला तो मैंने बीच में छोड़ दिया, लेकिन कुछ एक कविताएं मैंने करवाई हैं, और अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मुक्तिबोध की कौन सी कविता फैंटेसी में की गई है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनकी कौन सी कविता फैंटेसी में है? अंधेरे में, जो कि एक लंबी कविता है, ध्यान देना है। अंधेरे में कविता फैंटेसी में की गई है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंधेरे में एक लंबी कविता, इसका पहला प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ? तो इसका जो पहला प्रकाशन हुआ किस पत्रिका में हुआ? तो इसका जो प्रकाशन हुआ था कल्पना में हुआ था। ध्यान रखना है, कल्पना में हुआ। कब हुआ? 1964 में हुआ, ये भी याद रखना है। और तब किसी और नाम से हुआ था। नाम कौन सा था इसका? आशंका के द्वीप अंधेरे में। ठीक है, आशंका के द्वीप अंधेरे में करके इसका नाम था, जिस नाम से ये प्रकाशित हुई थी। ये चीज़ आपने याद रखना 1964 में। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये 2-3 बातें याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है। ये तो आपको पता होना चाहिए कि चांद का मुंह टेढ़ा है किसका काव्य संग्रह है? मुक्तिबोध का। एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है, यह किसने कहा? तो ये कहने वाले कौन थे? ये कहने वाले थे राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो ये किसने कहा? ये राम स्वरूप चतुर्वेदी के ये शब्द हैं कि मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपने ध्यान रखना है, ये हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अज्ञेय को मिला था आंगन के पार द्वार। ठीक है, अज्ञेय को हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कार इस रचना के लिए मिला। धूमिल को मिला, सुदामा पांडे धूमिल को मिला कल सुनना मुझे। ठीक है, शिव मंगल सुमन को मिला मिट्टी की बारात के लिए। तो जो सुमेलित नहीं है वो है चंद्रकांत देवताले को मैं वक्त के सामने हूँ, इसके लिए नहीं मिला, बल्कि ये इनकी रचना ही नहीं है। ये रचना किसकी है? ये गिरजा कुमार माथुर जी की रचना है, गिरजा कुमार माथुर की रचना है। ठीक है, और चंद्रकांत देवताले को किस रचना के लिए सम्मान मिला था? इनको मिला था पत्थर, ध्यान रखना है, पत्थर फेंकता हूँ, पत्थर फेंकता हूँ के लिए इनको पुरस्कृत किया गया था। साहित्य अकादमी की तरफ से इनको पुरस्कार मिला था चंद्रकांत देवताले को पत्थर फेंकता हूँ के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगला प्रश्न है, ओ माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति किसकी है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह के लिए कहा गया है। ये पंक्ति उन्हीं की रचना से ली गई है, बिल्कुल एनसीईआरटी में दी हुई है, तो अपना ध्यान रखना है अपने कि ये शमशेर बहादुर सिंह की पंक्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से बिंबधर्मी कवि कौन से हैं? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो बिंबधर्मी कवि किनको कहा जाता है? इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह को बिंबधर्मी कवि कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी कहानी को शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छायावाद माना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ध्यान देना है। कौन सी कहानी को शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छायावाद माना जाता है? तो ये इंदुमती को माना जाता है, ध्यान रखना है, जो कि 1900 में ये किसकी कहानी है? किशोरी लाल गोस्वामी की है। ठीक है, ध्यान देना। अगला प्रश्न है, अपने उपन्यास को गप बाइस्कोप कौन कहते थे? अपने उपन्यास को गप बाइस्कोप कौन कहते थे? तो ये कहते थे मनोहर श्याम जोशी।
कौन कहते थे? मनोहर श्याम जोशी कहते थे अपने उपन्यास को गप बाइस्कोप। ठीक है, तो आपने याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला जो प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? ठीक है, तो ये कहने वाले थे जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने ये कहा था कि भक्ति काल है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। ठीक है, अगर किसी प्रश्न में कोई डाउट लगे तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, यह एक वर्णिक छंद है, इसे मनहरण भी कहते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण के 16वें और फिर 15वें वर्ण पर यति होती है। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। यह कौन सा छंद होता है? ये बिल्कुल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं छंदों के बारे में ये बातें, तो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये किस छंद की बात हो रही है? ये हो रही है कवित्त छंद की बात। कौन सा छंद होता है? ये सारी विशेषताएं किस छंद की होती हैं? कवित्त छंद की होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर निकर, आई गयु हनुमान जिमि करुणा महावीर रस में कौन सा छंद है? तो आपने इसमें छंद की पहचान करनी है। कौन सा छंद है? तो इसमें हो जाएगा हमारा सोरठा छंद। कौन सा हो जाएगा? सोरठा। यहाँ पर आ की मात्रा नहीं लगी है, सोरठा छंद हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, फिराक गोरखपुरी को इनमें से कौन सा सम्मान नहीं मिला है? तो उनको कौन कौन से सम्मान मिले हैं ये आपको ध्यान होना चाहिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ भी मिला है, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला है, लेकिन व्यास सम्मान उनको नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, फिराक का मूल नाम। ये मूल नाम बहुत पूछ लिए जाते हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि फिराक का जो मूल नाम है वो क्या है? रघुपति सहाय है, रघुपति राय है, रघुपति राघव है या रघुपति शर्मा है? तो इनका जो मूल नाम था वो था रघुपति सहाय, ऑप्शन नंबर 1। ये हमारा लास्ट प्रश्न है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। कोशिश करेंगे आगे क्वेश्चनों की जो संख्या है उसको बढ़ाने की। अगर आप अच्छा से देखेंगे तो कोशिश करेंगे ज़्यादा प्रश्न बनाने की। रुबाई कौन सी भाषा का छंद या लेखन शैली है? तो ये भी आपका बिल्कुल एनसीईआरटी से प्रश्न है, क्योंकि एनसीईआरटी से एक भी लाइन भी आपको मिस नहीं करनी, क्या पता क्वेश्चन कहाँ से बन जाए। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? रुबाई कौन सी भाषा का छंद या लेखन शैली है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उर्दू और फारसी भाषा का छंद या लेखन शैली रुबाई को कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज की क्लास अच्छी लगी लाइक करना, कमेंट करके भी बताना कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।